Assalamu alaikum students. Now we are going to discuss about the replication of the DNA. Last time we have studied about the three models which were proposed to explain the replication of the DNA. Now we will study that how it was proved that the replication of DNA occurs through semi-conservative model. वाटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल प्रपोज किया था कि डीएनए की रेप्लिकेशन जो है इट अकर्स थ्रू द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. इन 1958 मिसेल्सन एंड स्टॉल एट कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टेस्टेड द थ्री हाइपोथेसिस ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन एक्सपेरिमेंटली. कौन से थ्री हाइपोथेसिस जो कि हमने इससे पहले लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, उनको एक्सपेरिमेंटली मिसेल्सन और स्टॉल ने जो था वो टेस्ट किया. या डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो कंजर्वेटिव है या सेमी कंजर्वेटिव है या जो है वो डिस्पर्सिव है. तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियल सेल जो हैं दे वर यूटिलाइज्ड and these bacterial cells contain the DNA. As you know that they have the DNA, and these bacteria were grown in a culture medium containing a heavy isotope of the nitrogen. नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट होगी? नाइट्रोजन सारी बात है बैक्टीरिया के डीएनए में, उसके न्यूक्लियोटाइड में जो हम कहते हैं कि एक नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है. प्यूरिन की शक्ल में भी हो सकता है या पायरामिडीन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, इन सब में जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट है. तो उन्होंने बैक्टीरिया को एक्सपेरिमेंटली लेबॉर्ट्री में ग्रो किया ऑन अ कल्चर मीडियम विच वाज कंटेनिंग अ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन. यानी नॉर्मल जो नाइट्रोजन है वो हमारे पास N14 होती है. उन्होंने हैवी आइसोटोपिक नाइट्रोजन यूटिलाइज की विच वाज लेबल्ड एज N15. And when the bacteria were grown in this culture medium, then this heavy nitrogen became incorporated into the nitrogen bases of the bacterial DNA. यानी बैक्टीरिया जब यहाँ पे ग्रो किए तो उन्होंने जब नाइट्रोजन जो थी इस मीडियम से ली तो उनका जो डीएनए था इट वाज कंटेनिंग द हैवी नाइट्रोजन, क्योंकि इस वक्त जो उनको हम सप्लाई दे रहे थे वो हैवी नाइट्रोजन N15 की दे रहे थे. The bacterial cell were allowed to grow for a longer time, for several generations. यानी इतना टाइम उनको दिया गया कि कई जनरेशन जो थी वो बैक्टीरिया की वहाँ पे रिप्रोड्यूस हुई. तो all of the DNA which was present in the bacteria it was labeled with the N15. ठीक है, तो सारे का सारा जो था वो N15 ही उसमें प्रेजेंट था. बार बार रेप्लिकेशन हो के नेक्स्ट जनरेशन दीज ऑल वर लेबल्ड एज द N15. उनमें सारी नाइट्रोजन जो थी वो N15 थी. देन it was found that the DNA of these bacteria was denser than that of the bacteria which were grown in a medium containing lighter isotope of the nitrogen, that was the N14. ठीक है, इन बैक्टीरिया का डीएनए देखा गया जो कि N15 में ग्रो किए गए थे, ये डेंस था. और वो वाले बैक्टीरिया जो कि नॉर्मली N14 में ग्रो किए गए थे उनका डीएनए जो था वो लाइट था. अब यहाँ पे जब हमने उनको N15 में जो है वो ग्रो किया तो दे ऑल वर हैविंग द डीएनए विच वाज डेंसर देन द नॉर्मल डीएनए. देन the Michelson and Stoll transferred the heavy bacteria from the N15 medium to again N14 medium. ठीक है, पहले उन्होंने N15 पे उनको ग्रो किया and then they again transfer it to the N14 medium. और यहाँ पे उन्होंने दोबारा जो था वो N14 medium पे उनको जो था वो ट्रांसफ़र कर दिया और then collected the DNA from the bacterial cell after several intervals. ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम से वक्फे से उन्होंने जब पहले डेंस मीडियम में उनको ग्रो किया, फिर उसके बाद N14 नॉर्मल मीडियम में ग्रो किया एंड दे वर अलाउड टू ग्रो. और यहाँ से उन्होंने सैंपल जो थे वो कलेक्ट किए आफ्टर द टाइम इंटरवल्स. जैसे सबसे पहले उन्होंने सैंपल कलेक्ट किया 0 मिनट्स पे, फिर उन्होंने सैंपल जो था वो 20 मिनट्स बाद कलेक्ट किया, फिर उन्होंने सैंपल जो था वो 40 मिनट्स बाद कलेक्ट किया.
यानी उन्होंने उनको जो था वो टाइम दिया, ग्रो करने के लिए उनको अलाउ किया गया कि उनकी पहली जनरेशन ग्रो करे, फिर उनकी जो थी वो सेकंड जनरेशन जो थी वो ग्रो करे। और ये सारी जनरेशन कहाँ पे हम ग्रो कर रहे हैं? ऑन द लाइटर मीडियम विच वाज कंटेनिंग द N14 light isotope of the nitrogen. Then they collected the sample of the bacteria from time to time and they extracted the DNA from the bacterial cell. और उन्होंने उन बैक्टीरियल सेल से DNA एक्सट्रैक्ट किया and this DNA was then suspended in a cesium chloride solution. ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये DNA जो था वो एक्सट्रैक्ट किया and it was collected in a cesium chloride solution. सीजियम क्लोराइड को उन्होंने एक्चुअली एक मीडियम के तौर पे जो था वो यूटिलाइज़ किया एंड देन इट वाज स्पन एट अ वेरी हाई स्पीड इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन उसकी की जिसमें बहुत ज़्यादा हाई अल्ट्रा स्पीड पे इसको जो था वो स्पन किया गया एंड देन इट वाज फाउंड दैट द DNA स्ट्रैंड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज गेट्स टू बी द सेपरेटेड। और वो सीजियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन था उसके सीजियम आयन जो है वो हैवी होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टेस्ट ट्यूब में बॉटम की तरफ सिंक किए और इस तरह एक डेंसिटी ग्रेडियंट जो था वो प्रोड्यूस हो गया एंड DNA स्ट्रैंड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज वर फाउंड टू बी गेट सेपरेटेड। और उसमें फिर उन्होंने जो बैक्टीरियल DNA एक्सट्रैक्ट करके डाला था और उसको सेंट्रीफ्यूज किया तो ये देखा गया कि बैक्टीरियल DNA वाज फाउंड टू सेटल एट द डिफरेंट पोजीशंस। कहाँ पे एक्चुअली उस DNA ने सेटल होना था? यानी वो DNA वो सीजियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होगा वो उसमें उसी पॉइंट पे जाकर DNA स्टैंड होगा जहाँ पे उस DNA की डेंसिटी उस सीजियम क्लोराइड के सोल्यूशन की डेंसिटी के साथ जो है वो मैच करेगी। ग्रेजुअली यहाँ पे यू कैन सी द एक्सपेरिमेंट दैट व्हेन वी गो डाउन ग्रेजुअली डेंसिटी इंक्रीजेस इन द सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे हम जा रहे हैं डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है और DNA जो है वो कहाँ पे आके सेटल होगा? जहाँ पे DNA की डेंसिटी इस सीजियम क्लोराइड के सोल्यूशन की डेंसिटी के साथ मैच करेगी। It will either float or it will sink where its density will get to be matched. तो इसके बाद अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने फिर अपनी ऑब्जर्वेशन जो थी वो उनको अरेंज किया कि क्या उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। दे ऑब्ज़र्व दैट द DNA which was collected immediately after the transfer was all dense, कि वो वाला DNA जो कि उन्होंने जस्ट आफ्टर ट्रांसफ़र के फ़ौरन बाद जो था वो कलेक्ट किया था दैट वाज ऑल डेंस। क्यों ये डेंस था? बिकॉज इन दिस केस द बोथ ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA वाज कंटेनिंग द हैवी नाइट्रोजन N15, इसलिए ये टोटली जो था वो डेंस था। उसके बाद फिर नेक्स्ट दे कलेक्ट द बैक्टीरिया आफ्टर द फर्स्ट रेप्लिकेशन। पहली जनरेशन जब उनकी या पहली रेप्लिकेशन हुई उस वक्त जो बैक्टीरिया उन्होंने कलेक्ट किए उनका DNA जो था वो कहाँ पे सेटल हुआ कि उनका DNA जो था वाज हैविंग द डेंसिटी इंटरमीडिएट बिटवीन द N14 एंड N15, यानी जो प्रीवियस था उसमें वो नीचे था और इसमें वो थोड़ा सा उससे ऊपर आ गया। बिटवीन आप कह लें कि इंटरमीडिएट बिटवीन द N15 एंड N14। और उसके बाद वो वाले बैक्टीरिया जो कि उन्होंने F2 जनरेशन यानी सेकंड राउंड जब उनका रेप्लिकेशन का ख़त्म हुआ तो उस वक्त जो बैक्टीरिया उन्होंने कलेक्ट किए उनका जो DNA एक्सट्रैक्ट किया वो कहाँ पे सेटल डाउन हुआ कि वो जो था वो DNA F2 जनरेशन DNA उसमें क्या था कि एक जो था वो अनलेबल्ड मॉलिक्यूल था, यानी एक DNA जो था वो टोटली जो था वो लाइट था और एक जो था वो हाइब्रिड था। हाइब्रिड कैसे कि उसमें एक स्ट्रैंड जो है वो N14 का होगा और एक स्ट्रैंड जो है वो N15 का होगा। तो सो दैट द DNA of the bacteria that completed the second round of the replication, 2 density classes were observed। ठीक है, 2 डेंसिटी क्लासेस जो थी वो ऑब्ज़र्व की गई। एक जो थी वो इंटरमीडिएट थी, जैसे इस लेवल पे थी, जैसे ये इंटरमीडिएट था, एक स्ट्रैंड लाइट होगा और एक स्ट्रैंड जो है वो हैवी होगा, और दूसरी जो थी दैट वाज द लाइट। ठीक है, दूसरी जो थी वो N14 थी और वो लाइट थी।
तो इस तरह से उन्होंने अपने ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो थे, इस तरह से उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस जो थी उनको एक्सप्लेन किया। एंड देन दे कंक्लूडेड that after the first round of the replication each daughter DNA duplex was hybrid। ठीक है, जब पहला रेप्लिकेशन का राउंड जो है वो कंप्लीट होता है तो हर एक डॉटर DNA डुप्लेक्स इट वाज फाउंड टू बी द हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन कि उनमें से वन ऑफ द स्ट्रैंड्स वाज containing the heavy nitrogen whereas the other was containing the light nitrogen। and when this hybrid duplex was again replicated, जब इसके बाद दोबारा सेकंड टाइम इसकी रेप्लिकेशन हुई, देन इट कंट्रीब्यूटेड वन हैवी स्ट्रैंड। ठीक है, एक इसमें जो था वो कंट्रीब्यूट उन्होंने किया वन हैवी स्ट्रैंड एंड इट विल फॉर्म द एन अदर हाइब्रिड, यानी एक लाइट होगा और एक जो है वो हैवी होगा और उसके रिजल्ट के तौर पे यहाँ पे एक हाइब्रिड बन गया, हाइब्रिड डुप्लेक्स, एंड वन लाइट स्ट्रैंड टू फॉर्म द लाइट डुप्लेक्स, और एक जो था वो टोटली हमारे पास लाइट डुप्लेक्स रहा। यानी अब यहाँ पे एक जो है वो ऊपर वाली पोजीशन में हम देख सकते हैं ये लाइट डुप्लेक्स है, ये इंटरमीडिएट है, इसमें एक हैवी स्ट्रैंड है और एक लाइट स्ट्रैंड है, ये भी इंटरमीडिएट इन पोजीशन हैविंग द N14 एंड N15 बोथ, एंड दिस इज़ द कंटेनिंग द बोथ हैवी N15। और ये उनका जो था वो एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट जिसका DNA जो था वो नॉर्मल बैक्टीरियल DNA था विच वाज विदाउट एनी टाइप ऑफ द लेबलिंग कंटेनिंग द नॉर्मल नाइट्रोजन। इट वाज यूटिलाइज्ड एज अ कंट्रोल ग्रुप। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने एज अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के तौर पे परफॉर्म किया। तो सो दैट आफ्टर दीज एक्सपेरिमेंट्स मिसेल्सन एंड स्टॉल कंक्लूडेड दैट the model which was proposed by the Watson and the Crick, that the DNA replication takes place through a semi-conservative manner. So that it was experimentally proved by the Michelson and Stahl through this experiment। इस एक्सपेरिमेंट से अब ये जो था वो एविडेंस जो था वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया कि DNA की रेप्लिकेशन जो है इट अकर्स थ्रू अ सेमी कंजर्वेटिव वे। यानी सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा कि DNA की डुप्लेक्स पेरेंटल डुप्लेक्स ओपन करेगी और एक उसमें पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड दे विल गेट टू बी द सेपरेटेड, और एक पेरेंटल स्ट्रैंड विल एक्ट एज अ मॉडल और उसके साथ एक न्यू स्ट्रैंड बनेगा, दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड विल आल्सो एक्ट एज अ मॉडल एंड इट विल प्रोड्यूस अ डॉटर स्ट्रैंड, और उसके रिजल्ट के तौर पे हमारे पास 2 DNA के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और वो दोनों इस तरह से होंगे कि एक एक स्ट्रैंड उनके पास जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक एक न्यू स्ट्रैंड होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द डॉटर स्ट्रैंड। तो सो दैट इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट द DNA रेप्लिकेशन अकर्स थ्रू अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको जो है वो बुक से पढ़ के अच्छी तरह से जो है वो कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करें। अल्लाह हाफिज़।